हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई अनदर न्यू व्लॉग। तो व्लॉग बेसिकली हो रहा है मेरे रूम से स्टार्ट। तो दोस्तों आज मेरे से पूछे गए कुछ सवाल हैं और मेरे यूट्यूब में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं बाइक से रिलेटेड, तो आज मैं उनका दूंगा जवाब। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं ये उनकी बाइक से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में बोला था कि भाई अगर आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और उसका मैं जवाब दूंगा। मैं इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू भी जवाब दिया मैंने एक दो को, और कुछ को मैंने ऑनलाइन भी दिया यहाँ पर, मतलब यूट्यूब पे जिन्होंने कमेंट करा था। और किसी ने मेरे से मतलब डीएम में कुछ ऐसे डिटेल में पूछा कि मैं उस जो सवाल पूछे गए हैं उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अभी सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब में मेरे से सवाल पूछे गए हैं उनका मैं जवाब देना पहले प्रेफर करूँगा, उसके बाद इंस्टाग्राम ओपन करके फिर मैं उनका जवाब दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो है, हाँ, खर्चा कितना आया। मैंने अभी जो वीडियो डाली थी जिसमें अपनी बाइक रिपेयर करवाई थी, तो उसमें मेरे से पूछा गया था कि भाई खर्चा कितना आया। तो बेसिकली देखो, खर्चा तब आपका उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है जब आप अपनी बाइक ले गए, आपने रिपेयर शॉप में छोड़ी, उसने अपनी तरफ से सामान लगाया और जितना उसकी जो क्या बोलते हैं मजदूरी, ठीक है, जितना उसकी सर्विस कॉस्ट जो बंदे की आनी थी वो लगी, ठीक है। अब ये होता है कि भाई आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको किस रेट पे मिल रहे हैं मार्केट में, या तो आपको आप बोलो कि भाई तू सामान ला और तू ही डाल, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं लेना देना, जो तुझे लगाना है इसमें जौन से पार्ट ख़राब हो रहे तू ला और लगा दे, ठीक है। दूसरा वो आता है कि आप अपने आप जाके आप अपना आप देखो कि भाई कौन सा मार्केट में कितना प्राइस मिल रहा है, इस शॉप में कितना मिल रहा है, उस शॉप में कितना मिल रहा है, कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है रेट में। तो आपको जौन सा प्रोडक्ट सही लगा, आपको ओरिजिनल लगाना है ओरिजिनल लगा, आपको क्या बोलते हैं लोकल जो है पार्ट्स वो लगाने हैं, स्पेयर पार्ट वो भी लगा सकते हो। वो तो अपने ऊपर है, आपको जौन सी मर्जी चाहो अपने बजट के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बताऊँ कि मेरा 2000 रुपये तो मेरे सामान का आया, ठीक है, 2000 का सामान आया जो भी पार्ट लगने थे। और उसके बाद जो उसकी लेबर थी, जो रिपेयर शॉप वाले की लेबर थी, वो अप्रॉक्स 500 रुपये के अराउंड आई, 500-600 रुपये के अराउंड, ठीक है। तो मतलब एक मैं अगर मोटा कहूँ तो 2500 रुपये में मेरी बाइक ओके हो गई। पिकअप अच्छा हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही बाइक में, जो सा पार्ट चेंज कराए थे वो मैं खुद लाया था मार्केट से। तो ये था कि जोन से भी पार्ट मैंने डलवाए, अच्छी क्वालिटी के डलवाए, मेरी बाइक का उतना खर्चा जितना बनना था उतना बन गया, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, ड्रीम युगा 110 सीसी की ये बात है ठीक है, इंजन फाउंडेशन बोल्ट सारे टाइट हैं, चेन स्लैग ठीक है, ल्यूब भी है, चेन स्प्रॉकेट भी ठीक है, स्विंग आर्म बुश भी ठीक है, बाइक के सारे बोल्ट भी टाइट हैं, टायर बेयरिंग भी ठीक है। फिर भी बाइक 50 प्लस जाते ही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, स्पेशली फुट रेस्ट और क्रैश गार्ड बहुत वाइब्रेट करते हैं। सब चेक करा लिया फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, कुछ आइडिया हो तो बताओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जो बाइक है ड्रीम युगा, ठीक है, 110 सीसी में वाइब्रेशन की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 110 में मैं ये बोलूँगा कि यार बहुत हल्का इंजन है, ठीक है। 100 सीसी 110 सीसी काफ़ी हल्के इंजन होते हैं, 125 सीसी भी काफ़ी हल्का इंजन है, ठीक है। तो अगर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल टाइट है, ल्यूब्ड है, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट भी ठीक है, स्विंग आर्म बुश भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके ही है। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई जो आपकी ये वाइब्रेशन है, ठीक है, तो वाइब्रेशन होने के दो या तीन कारण आते हैं सामने। पहला है कि आप जिस हिसाब से आपकी जो चलाने का तरीका है, ठीक है, आप जिस हिसाब से बाइक चला रहे हो, आपका चलाने के तरीके से इंजन पे जो जोर पड़ता है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि भाई आप जिस हिसाब से चलाओगे बाइक के इंजन पे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर आपने ठीक करवाई बाइक
और उसके बाद भी अगर वाइब्रेशन आ रही है तो मतलब आपके चलाने का तरीके में थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना देखो आप किस हिसाब से चलाते हो। आप एकदम से एक्सीलेटर मारते हो, एकदम से गियर बदलते हो, अभी बिना क्लच आधा क्लच दबा के गियर बदल रहे हो तो भी इंजन पे असर पड़ता है, वाइब्रेशन बढ़ती है उससे। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि भाई आपका सारे जो बोल्ट हैं वो सारे टाइट हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, बाइक के कोई भी पार्ट टाइट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार टाइट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। मेन बात आती है कि जो बॉडी के साथ इंजन जुड़ा हुआ है, अगर इंजन जुड़े होने के टाइम पे अगर उस टाइम पे सही तरीके से बोल्ट ना लगाए गए हों या फिर थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ का इधर क्या उधर हो गया, अगर हो गया होगा तो भाई आपकी बाइक वाइब्रेट करेगी ही करेगी। और बेसिकली क्या होता है कि जब आप 110 सीसी का इंजन में अगर 50 प्लस भी जाने पे वाइब्रेशन हो रही है तो भाई आपके इंजन पे बहुत ख़तरनाक कुछ इशू आ रहा है। आप एक बार इंजन दिखाओ। ठीक है, क्योंकि इंजन में कभी कभी ये होता है कि अगर आपका इंजन ऑयल कम है, ठीक है, तो वाइब्रेशन आता है। जो इंजन के अंदर के कोई पार्ट हैं वो ख़राब हो रहे हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पिस्टन होता है, पिस्टन की अगर थोड़ी सी भी जो की अगर थोड़ा भी खिसक गया अगर गलती से भी, तो भी आपकी बाइक में वाइब्रेशन आता ही आता है। तो ये सारे पार्ट है क्यों बाइक में जब पिस्टन डलता है तो बहुत का ध्यान रखा जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो आपकी बाइक वाइब्रेट करेगी ही करेगी, क्योंकि इंजन ही है जो बाइक को चला रहा है। ठीक है, क्योंकि वही आपके चेन स्प्रॉकेट में पावर देगा, तभी आपका पीछे वाला टायर घूमेगा। और ये है कि आप ब्रेक चेक करवा सकते हो, अगर ब्रेक कहीं पर जाम हो रहे हो तो आपकी बाइक में वाइब्रेशन आएगा ही आएगा। तो ये मेरे से सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब मैंने दिया है। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम के कुछ सवालों पे, वहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या पूछा गया है सवाल और हम उनके जवाब देते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम में हम लोग आ गए हैं और इंस्टाग्राम में एक है हमारे फॉलोअर, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हेलो भाई, मेरे भी डिस्कवर 150S है और उसका एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं थ्रोटल देता हूँ तो बाइक रुक के चलता है, जैसे कि पेट्रोल ख़त्म होने पे करता है वैसे, लेकिन पेट्रोल फुल रहा तो भी ऐसे ही करता है। तो अक्षय भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाला जो डिस्कवर 150S मॉडल है, ठीक है, 2014 मॉडल, तो इसमें ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। और मैं आपको बता दूं, देखो इसमें 2-3 कारण हैं जिससे कि ये चीज़ दिक्कतें पैदा होती हैं। जैसे कि मेरे भी बाइक में इशू आया था कि एक्सीलेटर दे रहे हैं और बाइक रुक के चल रही है। तो इसमें देखो बेसिकली 2-3 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रीज़न क्या हो सकते हैं। पहला है कि जब आपका बाइक में जो कार्बोरेटर है, ठीक है, कार्बोरेटर की या तो पिन ख़राब हो रही हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि ख़राब पेट्रोल डलने के कारण जो उसकी पिन होती है वो घिस जाती है जल्दी। ठीक है, या तो कभी कभी होता है कि तेज़ प्रेशर के साथ में कार्बोरेटर में पेट्रोल जाता है तो वो भी घिस देता है, ठीक है, पिन को। तो आप सबसे पहले तो पिन चेंज करवाओ, ठीक है, पहले दिखवा लो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरा कार्बोरेटर चेंज करवाना पड़ेगा। और क्योंकि सही से पेट्रोल ना जाने के कारण इंजन में ढंग से पेट्रोल नहीं जाता, तो गाड़ी ऐसे रुक के ऐसे खट ऐसे रुक के चलती है और लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होती है कि जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल का जो हम जहाँ से बंद करते हैं पेट्रोल ना, जो उसकी वॉल्व होती है, वॉल्व बंद कर देते हैं या फिर रिजर्व में लेने के लिए करते हैं, तो वहाँ कहीं इशू आ रहा होगा। वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कभी कभी पेट्रोल सही से नहीं जा रहा होता, तो वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि जो पेट्रोल में जो गंदगी होती है वो एक इतने से छोटे से कंटेनर में जमा हो जाती है, या तो आपका जो फ़िल्टर है वो भी शायद काफ़ी गंदा हो चुका होगा, तभी शायद वो पेट्रोल ढंग से क्लियर ना करके कार्बोरेटर में ना भेज रहा होगा, और इसी कारण से शायद आपका
बाइक रुक रुक के चल रही है थोड़ा सा एक्सीलेटर देने पे। तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट घिसने के बाद जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बाइक का। तो आप जितना एक्सीलेटर दे लो आपकी बाइक आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो मैं बोलूँगा एक बार क्लच प्लेट भी दिखवा लो आप, और क्लच प्लेट अगर ख़राब हो गई होगी, जल गई होगी, तो भाई आप उसे चेंज करवाओ और अपनी बाइक को भाई मैं तो बोल रहा कि मेंटेन कराओ, क्योंकि ये वाली दिक्कत। और हाँ, अगर देखो मैं ये बोलता हूँ कि देखो यानी ये बीत जाता कि भाई आप लोगों का ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगे फालतू में, आप उसको अपनी बाइक को देखो एक टाइम आने पे बाइक का इंजन पुराना हो ही जाता है। इससे अच्छा है कि आप नई बाइक की तरफ थोड़ा सा सोचें कि नई बाइक लेने के लिए जो बाइक है अपनी उसको आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए रखो। और अगर आपको व्लॉगिंग करनी है या फिर कहीं ऑफ रोड करनी है तो उसके लिए आप अच्छी एक मजबूत बाइक लो, क्योंकि देखो ये है सिटी बाइक, ये है इकोनॉमिकल बाइक, ठीक है। आप इसको पत्थरों पे दौड़ाओगे या फिर पहाड़ों पे ले जाओगे तो दिक्कत तो जल्दी आएगी, क्योंकि ये उस हिसाब से बनी नहीं है। या तो आप इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके, इंजन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके चला सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि यार इतना इंजन पे जोर नहीं देना चाहिए। 150 सीसी इंजन अभी के टाइम पे बहुत पावरफुल है, पर पहले के इंजन काफ़ी ऐसे होते थे कि जब आप सिटी के लिए आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या काम से ऑफिस ऐसे करके मतलब आप अप डाउन कर सकते हो। ज़्यादा आप इसमें लॉन्ग टूर भी नहीं मार सकते। समझ रहे हो ना कि ये गाड़ी जो है, ये बाइक जो है, ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल जो पर्सन है उसके लिए बनाई गई थी। और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो इस बाइक को कहीं भी कुदा देते हैं, पत्थरों पे कुदा देते हैं, पहाड़ों पे ले जा लेते हैं। मैं इसी बाइक को लेके, अपनी वाली बाइक को लेके भद्रास टेम्पल जो कि देहरादून में है वहाँ ले गया था, और भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी इसने, क्योंकि मुझे पता है कि इंजन में कैसे पावर देनी है, किस तरीके से कितना वॉल्व खोलना है जिससे कि पेट्रोल ज़्यादा जाए। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं, इसलिए मेरी बाइक मैं पहुँचा देता हूँ कहीं भी। मेरी बाइक धर्मशाला तक होकर आ रखी है, पालमपुर तक होकर आ रखी है, तो बहुत आसानी से मक्खन की तरह गई, मक्खन की तरह आई, माइलेज भी अच्छा दिया। मैंने एक टाइम पे सुबह में यहाँ से निकला चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ से फिर वापस आया, 300 किलोमीटर का रन किया और गाड़ी में कोई 1% की दिक्कत नहीं। पर यह था कि अभी कुछ टाइम पे गाड़ी खड़ी भी रही थी और गाड़ी में कुछ मेरे भाई से एक बार गिर भी गई थी, तो शायद तब कुछ दिक्कत आई थी। तो इस कारण से मुझे अपनी बाइक ठीक करानी पड़ी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यूसेज जो है बाइक का वो थोड़ा सा रफ़ है, तो मैं फिर भी संभाल लेता हूँ। पर मैं बोलूँगा अगर आपको ऐसे व्लॉगिंग करनी है, फिर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या फिर कहीं लॉन्ग टूर पे जाना है, तो इसके लिए आप पावरफुल कम से कम 250 या 300 सीसी बाइक लें, तो वही मैं बोलूँगा। तो जो भी मैंने कहा यार उस पर आप लोग देखिए कि अगर मेरे बताई हुई चीज़ें आपकी बाइक के साथ में काम करती हैं, आपकी बाइक में से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, तो यार मेरे ही लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी नॉलेज आप लोगों के काम आ रही है। तो मैं तो ये बोलूँगा यार कि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई कीजिए। हो भी सकता है कि मेरी बात कहीं कहीं अप्लाई ना हो, ठीक है। मेरे से, क्योंकि मैं इतना देखो मैं टाइम के साथ में सीखा हूँ, मेरे से और भी 30 मार्खान लोग बैठे होंगे समझाने वाले। तो ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो आप मेरी बात मानिए, नहीं तो आपको अगर मेरे से भी अच्छा कोई मिलता है तो उसकी आप बात मतलब फोकस करके कि भाई हाँ इस बंदे ने सही बोला है, तो उसकी बात आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बाइक के लिए थे। तो मैं तो ये बोलूँगा यार कि बस आपकी बाइक ठीक रहे, आप लोग अच्छे से घूमें फिरें, बस ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा Q&A एक तरीके से बोलूँ मैं तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली।